कलमों की कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका कलमों की हो गई। आज कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? सेंट्रल स्टेट रिलेशन ले लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध। इतना हो गया, यहाँ तक का कंप्लीट है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ तक का कंप्लीट है। नोट्स में और दिमाग में दोनों जगह, या खाली नोट्स में कंप्लीट है, या नोट्स में दिमाग में दोनों जगह कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो खाली नोट्स में कंप्लीट हो, नोट्स में तो है दिमाग में भी हो जाएगा। अगर हमारा ये क्या था केंद्र राज्य संबंधों की स्टार्ट हो रहा है। केंद्र राज्य संबंध दुनिया का बात है, केंद्र राज्य संबंध ये स्टार्ट हो रहा है। केंद्र राज्य संबंध इसको देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध हमने देखा था कि जो भारत की शासन प्रणाली से केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर आपको बताया कि शासन प्रणाली अलग अलग तरीके की हो जाएगी। केंद्र राज्य संबंध चल रहा था, आपको बताया केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर हमारी शासन प्रणाली कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की हो सकती है। पहले थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध देखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली 3 प्रकार की हो जाएगी। एक को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं परिसंघीय। कॉन्फेडरेशन हिंदी में कहते हैं इसको परिसंघीय शासन प्रणाली। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? फेडरेशन, फेडरेशन को कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक, ऐसे करके शासन प्रणाली हमारे 3 प्रकार की हो सकती है केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। कोई छोटी सी यूनिट है, कोई देश छोटा सा है, वहां पर अगर राज्यों का अस्तित्व नहीं है, केवल और केवल केंद्र है, तो वहां पर कौन सी शासन प्रणाली कहलाई जाएगी? यूनिटरी। इनका सबका हमने स्टार्टिंग में करवाई थी, तब से हमको सबका एक एक एग्जांपल दिया था। यूनिटरी का कोई एग्जांपल दे दो जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली हो। कौन सा? सोवियत संघ। कौन सा? ब्रिटेन। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ये कैसा एग्जांपल मिल जाएगा आपको? यूनिटरी का मिल जाएगा। फेडरेशन का कोई एग्जांपल दे दो। यूएसए, ये हमारा हो जाएगा यूएसए। और कॉन्फेडरेशन का यूएसएसआर। ऐसे करके ये हमने एक एक आपको एग्जांपल दे दिए थे कि एक हमारा हो जाएगा कॉन्फेडरेशन, दूसरा कौन सा? फेडरेशन, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? यूनिटरी। तीनों की विशेषताएं तो हमने बताई थी कि यूनिटरी में केवल और केवल राज्य जो केंद्र होता है, यहाँ पर हमारे राज्य जैसी कोई यूनिट नहीं। छोटा सा देश है तो सीधी सी बात है, वहां पर राज्य बनाने की क्या जरूरत? पता लगे पीलीभीत के बराबर देश है और वहां पर राज्य बना दिए जाए, वैसे क्या फायदा उसका राज्य बनाने का? तो केवल और केवल केंद्र जैसा व्यवस्था चलती है वहां पर, उसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी बोलते हैं। यूरोप के कई देश, अगर आप लोग मैप उठा के देखोगे तो यूरोप के कई देश ऐसे मिलेंगे कि आप जैसे जूम करके देखोगे तब भी दिखेंगे नहीं यहाँ पर, जितने छोटे छोटे देश है यूरोप में। तो सीधी सी बात है, वहां पर केवल और केंद्र से ही काम चल जाएगा और राज्य जैसा कोई सिस्टम वहां पर नहीं। और एक चीज अगर आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने 2 विश्व युद्ध पढ़े हैं।
इतिहास में लोग दो विश्व युद्ध पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 तक और 1914 से 1918 तक, दूसरा 1943 से 1942। ये दोनों विश्व युद्ध मुख्य रूप से फोकस कहाँ पर थे? यूरोप भी तो फोकस थे मुख्य रूप से। दोनों विश्व युद्ध किसके कारण लड़े गए? यूरोप के देशों के कारण लड़े गए। तो सबसे ज्यादा भयावह लड़ाइयां किसने देखी? यूरोप ने ही देखी। फिर भी आज लोग कहते हैं कि यूरोप आज पूरा यूनाइटेड है, यूरोपियन यूनियन वगैरह कहते हैं ना, सारे सारे देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप में इतने छोटे छोटे देश हैं कि वहां पर अगर सब अलग अलग रह के काम करें तो वो चला ही नहीं पाएगा। जैसे मान लिया कोई छोटा सा देश है, उसको डिफेंस में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, मिसाइल परीक्षण करना है। अब पता लगे मिसाइल परीक्षण कर रहा है और मिसाइल स्विट्जरलैंड मिसाइल परीक्षण की और जैसे मिसाइल के फ्रांस में जाके गिरी, तो दिक्कत हो जाएगी हो जाएगी। तो ऐसे में उन सब छोटे छोटे देशों को मिलाकर हम क्या करते हैं कि यूनिट बना लेते हैं। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व हो गया। तो यूरोप के कैसे ऐसे कई देश हैं बहुत छोटे छोटे, वहाँ पर राज्यों का अस्तित्व कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर राज्यों का अस्तित्व होना जरूरी होता है। वहाँ पर हमारी या तो कॉन्फेडरेशन होगी या फिर फेडरेशन होगी, दो तरह की व्यवस्था है। तो कॉन्फेडरेशन में हमारा केंद्र भी होता है और केंद्र के साथ साथ राज्य भी होते हैं। ऐसे फेडरेशन में भी केंद्र भी होगा और केंद्र के साथ साथ हमारे राज्य भी। ठीक है, दोनों यूनिट हमारे काम करते हैं, केंद्र भी काम करेगा और केंद्र के साथ साथ राज्य भी काम करेगा, दोनों जगह, चाहे कॉन्फेडरेशन हो चाहे फेडरेशन हो। और विशेषता बता दो, कॉन्फेडरेशन की और भी विशेषता क्या होगी? जब केंद्र और राज्य दोनों होंगे तो दोनों की शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। तो दूसरी विशेषता क्या होती है? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यहाँ पर भी किया जाता है और यहाँ पर भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। स्पष्ट विभाजन मतलब कौन सी शक्तियों पर कार्य केंद्र करेगा और कौन सी शक्तियों पर कार्य राज्य करेगा, ये स्पष्ट विभाजन किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो इस शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन होगा, बस ऐसे कह देंगे कि इन पे आप काम करो, इन पे हम काम करो, ऐसे कह देंगे, बाकायदा में लिखा जाएगा, लिखा होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? एक लिखित संविधान होगा, एक लिखित संविधान में संविधान होगा, उस संविधान में सारी बातें लिखी होगी। यहाँ पर भी एक लिखित संविधान होगा, दोनों जगहों पर एक लिखित संविधान होगा। कितना भी लिखित संविधान सही है, फिर भी दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कितनी भी चीजें लिखी होगी लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अगर दोनों में विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। यहाँ पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और यहाँ पर भी क्या होगी? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो सब सिस्टम सेम है, कोई भी इनमें अंतर नहीं है, फिर भी नाम अलग अलग है, मतलब कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी तो नाम अलग अलग है। और आगे देख लेते हैं, जब यहाँ पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका है और यहाँ पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। और अगर देखें तो जो कॉन्फेडरेशन होता है, तो कॉन्फेडरेशन होता है ये राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होता है। राज्यों के बीच समझौते का परिणाम मतलब राज्यों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक समझौता किया हुआ है कि हम सब हैं तो अलग अलग, लेकिन ऐसा करते हैं कुछ मामले हम केंद्र को सौंप देते हैं, तो एक केंद्र बना लेंगे, वही हमारे डिसीजन लेगा। तो राज्यों के समझौते का परिणाम है ये कौन सा होता है? कॉन्फेडरेशन। लेकिन अगर फेडरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं होता। अगर राज्यों ने मिलकर संघ नहीं बनाया है, अगर कॉन्फेडरेशन की बात करें तो कॉन्फेडरेशन में कई राज्यों ने मिलकर संघ बनाया, लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। फेडरेशन केंद्र राज्यों का गठन करता है, ठीक, केंद्र बनाया, केंद्र राज्यों का गठन करेगा, ये अंतर होता है दोनों। जब ये अंतर है, राज्यों ने आपस में कोई समझौता किया हुआ है, ठीक है, तो ये समझौते को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, ठीक। मतलब जब चाहे तो राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने आपस में समझौता किया है, जब तक हमारे संबंध ठीक ठाक है तब तक केंद्र है, जिस दिन संबंध ठीक नहीं रहे उस दिन केंद्र नहीं रह जाएंगे, तो केंद्र समाप्त हो जाएगा, हम सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये विशेषता किसकी होती है? कॉन्फेडरेशन। लेकिन यहाँ पर फेडरेशन में राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है कि नहीं होता है? अधिकार नहीं होता। यहाँ पर राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं
मतलब केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व होगा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाएगा, लिखित संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होता है कॉन्फेडरेशन, लेकिन राज्यों के बीच समझौते का परिणाम फेडरेशन नहीं होता। तो कॉन्फेडरेशन में राज्य अलग हो सकते हैं लेकिन फेडरेशन में राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो ये मतलब होता है। हम लोग अगर भारत यूनिटरी में तो सिस्टम ही नहीं होगा, यूनिटरी के लोगों के लोग आप लोग अगर भारत की अगर बात करें, ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में ऐसा है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि 28 राज्यों ने मिलकर संघ बनाया, हमारे संघ ने राज्य बनाए 28, तो ये वाला तो भारत नहीं है, यानी कि भारत कॉन्फेडरेशन नहीं है। आप फेडरेशन देख लेते हैं, भारत में केंद्र भी है राज्य भी है, भारत में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची बांटे गए, लिखित संविधान भी है। कितने दिन में लिखा गया संविधान? संविधान राज्यों केंद्र से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। मतलब काफी हद तक भारत कैसा है, फेडरेशन है, भारत काफी हद तक कैसा हो जाएगा, फेडरेशन हो जाएगा। लेकिन ये परिस्थितियां सामान्य स्थितियों में चलती है, कई बार परिस्थितियां इसके उलट हो जाती है। जैसे मान लिया दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लें, भारत में आपातकाल लगा दिया जाए, भारत में आपातकाल लगा दिया जाए, हमारा आपातकाल वाला टॉपिक आएगा तो डिटेल में देखेंगे। अगर भारत में आपातकाल लगा दिया जाए तो आपातकाल की स्थिति में राज्य के ऊपर किसका कंट्रोल स्थापित हो जाता है, केंद्र का कंट्रोल स्थापित हो जाता है। कैसी व्यवस्था बन जाएगी, यूनिटरी। ठीक है, दूसरे और अगर देखें इसी के साथ अगर चाहे 352 वाला चाहे 360 वाला, अगर 360 की तरह वित्तीय आपातकाल लगाएंगे तो धन विधेयक जितने भी होते हैं वो सब राष्ट्रपति के विचार से आरक्षित किए जाएंगे, राज्य के दर्जे राज्य पे कंट्रोल हो गया। आर्टिकल 249 पढ़ा होगा, 249 में क्या क्या है, और तब क्या है 249 पढ़ना ना पड़े तो पढ़ना ना पड़े तो ऐसे बताओ, पढ़ना करो यहाँ तो आगे बढ़ा घर पे पीछे बढ़ा करो, बता क्या है 249 है। इसमें राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगर राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को। राज्य की सूची है, कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो यूनिटरी सिस्टम हो गया। इसके अलावा और देखें ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है, लेकिन इनको जो है सारा का सारा सिस्टम संचालित कौन करता है, केंद्र सरकार, लेकिन इनको नियुक्ति कहाँ दी जाती है, राज्यों को दी जाती है। तीन हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये कौन सी, आईएएस, दूसरी कौन सी, आईपीएस, और तीसरी कौन सी, आईएएस। इन दोनों को जब भारत आजाद हुआ 1947 में और एक ऑल इंडिया सर्विसेज बना दिया, आईसीएस की पहले अंग्रेजों को सोचा था आईसीएस, आईसीएस को किस पर कन्वर्ट कर दिया गया, आईएएस को कन्वर्ट कर दिया गया। और आईएफएस इसको था 1966 में ऑल इंडिया सर्विसेज को गठन किया गया था, भारतीय वन सेवा कृति। तो ये भी क्या है, यूनिटरी का ही एक एग्जांपल। राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, इनकी नियुक्ति जो की जाती है कैसे सिस्टम है, यूनिटरी है। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन काम राज्य करे, लेकिन राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन कर जाता है वो काम कौन करता है, राष्ट्रपति काम करता है। कैसा सिस्टम हो गया, यूनिटरी। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में तो भारत कैसा है, फेडरेशन है, लेकिन विशेष परिस्थिति में भारत कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। तो बीच का हो गया, समझिए ना, तो पूरी तरीके से फेडरेशन है और ना पूरी तरीके से यूनिटरी है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम के.टी. शाह, के.टी. शाह, इन्होंने भारत को एक नाम दिया था, क्या कहा था, क्वासी फेडरेशन। भारत को नाम दिया गया क्वासी फेडरेशन। क्वासी फेडरेशन का मतलब अर्ध संघात्मक, तो नाम दिया गया है क्वासी फेडरेशन। क्वासी फेडरेशन की भारत कैसा है, ना तो पूरी तरीके से यूनिटरी है और ना ही पूरी तरीके से फेडरेशन है। भारत अर्ध हाफ फेडरेशन है, यानी कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था का राज्य है। अर्ध संघात्मक भारत की व्यवस्था कैसी है, अर्ध संघात्मक, आधा संघीय है आधा हमारा यूनिटरी। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया
केटी शाक्रा ने और कुछ बताया था, केटी शाक्रा कुछ और बताया था, केटी शाक्रा कुछ और बताया था कुछ केटी शाक्रा क्या था, केटी शाक्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने लड़ा था किसने, केटी शाक्रा। इन्होंने सर डिप्रेसरी के बारे में भी कुछ कहा है कि वो बैंक की इच्छा पर डिपेंड करता है, एक ऐसा चेक है संसाधन होंगे तभी वो किसका स्टेटमेंट है, केटी का, कि डीपीएसपी का है तो केटी शाह। इन्होंने भारत को क्या कहा है, क्वासी फेडरेशन का, एक पॉइंट है ध्यान रखना। अब देखो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ऐसे चाहो ऐसे निकाल दो, ठीक है, फेडरेशन कॉन्फेडरेशन का लो, अब फेडरेशन का दोनों सिस्टम ऐसे ही होता है। और इसके बाद कुछ पॉइंट होगा डालिए, हां डालिए आगे, अब इसमें कुछ पॉइंट लिखो डाल दो उसको, फिर इसको कुछ 2-4 पॉइंट निकालो, फिर आगे बढ़ो। सर यूनिटरी के भी लिखिए। नहीं यूनिटरी मत लिखो, यूनिटरी नहीं, ये हम अलग से देखा है, ये तो पॉइंट का ठीक है, अगर इसको छोड़ दो इधर का चाहे इधर का छोड़ दो, इसको अलग से लिखा है, लिख लिया होगा ठीक है, इसको अलग से ये वाले दोनों का फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन इसको का लिख लिया, लिख लो ठीक है। हाँ ये इसका एग्जाम्पल है यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये इसका एग्जाम्पल है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखिए ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोवियत संघ, सोवियत संघ। अब लिख लो इसके आगे कुछ पॉइंट्स, अगला पॉइंट लिखो, भारत की शासन पद्धति, भारत की शासन पद्धति सामान्य परिस्थितियों में, भारत की शासन पद्धति सामान्य परिस्थितियों में संघीय, भारत की शासन पद्धति सामान्य परिस्थितियों में संघीय यानी कि फेडरेशन और विशेष परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में संघीय और विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाती है, और विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाती है। इसीलिए केटी शाह ने, केटी शाह ने इसे अर्ध संघीय व्यवस्था, क्वासी फेडरल सिस्टम, केटी शाह ने इसे अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरेशन, अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरेशन कहा है, अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरेशन कहा है। अगला पॉइंट, आप किस तरीके से शासन प्रणाली का, देखो अलग अलग देशों में केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर सिस्टम अलग अलग चलता है, लेकिन जो भारत का सिस्टम है इसको कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो हमारी संघीय व्यवस्था है ये काफी हद तक कहां से प्रेरित है, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अब जो किस तरीके से कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में केंद्र मजबूत है,
के साथ, कनाडा का सिस्टम है मजबूत केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व, मजबूत केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व, मतलब राज्य तो बने रहेंगे, राज्य बने रहेंगे, लेकिन केंद्र कैसा होगा, केंद्र हमारा मजबूत होगा, राज्य हमारे मजबूत नहीं होंगे। भारत के सिस्टम को समझे तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के एकीकरण की चुनौती सबसे बड़ी थी कि कैसे करके भारत को यूनाइटेड करके रखा जाए, क्योंकि 550 से अधिक देशी रियासतें थी। ऐसे में अगर राज्यों को अधिक शक्तियां दे देते तो सीधी सी बात है उस समय केंद्र का अस्तित्व बन ही नहीं पाता। ऐसे में इन राज्यों को अगर मिला के रखना है तो केंद्र कैसा बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये वाला सिस्टम कहाँ का था, ये कनाडा का सिस्टम था। हमने भारत का एचपी ऐसी होके ले लिया कि हमारे केंद्र मजबूत रहेगा और राज्य में से रहेंगे कमजोर रहेंगे। कई लोग आर्टिकल 2 और 3 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 2 और 3 में किसका एग्जाम्पल है, यूनिटरी का ही। आर्टिकल 2 और 3 की बात करें तो राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र पे डिपेंड करता है, मतलब किसी राज्य की सीमा घटाना, किसी राज्य की सीमा बढ़ाना, क्षेत्रफल काटकर दूसरा राज्य बना देना, तो ये सब काम कर रहे हैं। मतलब राज्य का अस्तित्व किस पे डिपेंड करता है, केंद्र पे डिपेंड कर रहा है। सिस्टम कैसा हो गया, यूनिटरी हो गया। तो हमारे यहाँ राज्यों को इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है, केंद्र कैसा है, मजबूत है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। अब केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन करेंगे तो वो शक्तियां कितनी कितनी प्रकार की विभाजित कर सकते हैं। शक्तियों को हम लोग देखें तो विधायी शक्तियों का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है, विधायी शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियों का भी विभाजन कर सकते हैं, आर्थिक शक्तियों का भी विभाजन कर सकते हैं। टैक्स के मामले में कि कौन सा टैक्स केंद्र लेगा, कौन सा टैक्स राज्य लेगा, ये इसी केंद्र वाले टैक्स नहीं कितना हिस्सा राज्य का होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि भारत में न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। जो न्यायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच नहीं किया गया। तो क्या आपको पता है न्यायपालिका हमारी कैसे सिस्टम में काम करती है, यूनिटरी, ठीक है। बाकी कार्यपालिका विधायिका हमारी फेडरेशन सिस्टम में काम करती है, लेकिन न्यायपालिका कैसे काम करती है, यूनिटरी। तो न्यायिक शक्तियों का विभाजन किसी भी तरीके का भारत में नहीं किया गया। और केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का प्रावधान संविधान के जिन भाग में है वो हमें 3 भाग पड़े हैं। संविधान के 3 भाग में केंद्र और राज्य संबंधों का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से 3 भाग है बता दो, 25 भाग याद है, समझ पा रहे हैं, बता रहे उसको सुने थे तो 12 सूचियां 25 भाग से बता दिए थे। केंद्र 1 से 4 ये से 4 तक करना है केंद्र, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 है। बताओ कौन कौन से है, 8 में, भाग 8 में तो यूटी है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। कौन से भाग में केंद्र राज्य संबंध है, कौन सा भाग हो जाएगा, 11 भाग 12 भाग 13, 3 भाग है केंद्र राज्य संबंधों के लिए, भाग 11 12 और 13। आप पलट के देखना 11 12 13 में केंद्र राज्य संबंध देखेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा वाली का पीछे आप पलट के देखना ये तीनों भाग हमारे केंद्र राज्य संबंध के हैं या नहीं। मैं भाग और सूचियां को याद रखो, भाग और सूचियां ही ध्यान रखो तो कैसे कर चलेगा, ये तो बेसिक है संविधान का, बेसिक भाग और अनुसूची तो पता होना कौन से भाग में कौन सी चीज है। तो भाग और अनुसूची इन पे तो क्वेश्चन बता ही होना, और भाग और अनुसूची ये बताओ कैसे बनते, ठीक है सर का 25 भाग लिखो, भाग याद करने पड़ेंगे। टोटल भाग तो 25 है, लेकिन अगर काउंटिंग की जाए तो लास्ट वाला भाग कौन से नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। बीच में जो जुड़े हुए हैं तो अगर 11 12 13 इन तीनों में क्या है, केंद्र और राज्य संबंधों का प्रावधान किया गया है, न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। तो जब हम केंद्र राज्य संबंधों को देखेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग जो देखते हैं उसमें कौन सी शक्तियां देखेंगे, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कि कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं जिस तरीके से केंद्र और राज्य के संबंध डिसाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, संविधान के भाग 11 12 और 13 में, एक पॉइंट देखो, संविधान के भाग 11 12 और 13 में केंद्र राज्य संबंध, संविधान के भाग 11 12 और 13 में केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान है, केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान है। अगला पॉइंट
विभाजन, भारत में न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। भारत में न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था पर, क्योंकि न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था पर कार्य करती है, एकात्मक व्यवस्था पर कार्य करती है। मतलब न्यायपालिका का सिस्टम कैसा है, यूनिटरी है, बाकी का सिस्टम कैसा है, फेडरल है। ठीक, तो न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया। अगला आगे लो विधायी शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। आगे वाले विधायी शक्ति। अच्छा, अगर आपसे कई बार ऐसा होता है कि कंपेयर करने को दिखाने को आ जाता है, जैसे अभी आपने यूपीएससी का पेपर देखोगे तो अमेरिका से कंपेयर किया गया, अमेरिका से कंपेयर किया गया, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति वगैरह को कंपेयर किया गया। तो अगर आपसे ऐसे कंपेयर करने को पूछा जाए तो हमारे यहाँ न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, लेकिन अमेरिका में न्यायिक शक्तियों का भी विभाजन किया गया, क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका ऐसे चलती है, फेडरल अलग और स्टेट वाली अलग। वहाँ पर न्यायपालिका भी हमारे फेडरल सिस्टम पे काम करती है, हमारे न्यायपालिका यूनिटरी सिस्टम पे काम करती है, एक तेल चलता है। तो हमारे न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, लेकिन अमेरिका में न्यायिक शक्तियों का भी विभाजन किया गया। हम लोग देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियाँ हैं? आर्टिकल 245 से 255 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। तो हम कैसे करेंगे? पहला हमारा आ जाता है, एक एक करके आर्टिकल देखेंगे, जो भी मेन आर्टिकल होंगे। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए दोनों के लिए प्रावधान किया गया। आर्टिकल 245 में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यानी कि जो संसद कानून बनाती है, पूरा का पूरा जितना हमारा भारत होता है, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे पूरा अगर भारत बना ले, ये हमारा पूरा बात इधर का ये वाला पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाता है, राज्य क्षेत्र कहलाता है। पूरे भारत का राज्य क्षेत्र जहाँ तक हमारी जमीन जा रही है, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारत के पूरे राज्य क्षेत्र पर लागू किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में बात देती है? आर्टिकल 245। ठीक है, इसका कोई अपवाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई अपवाद जरूर है। यह कह रहा है कि संसद ने अगर कोई कानून बनाया तो पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होगा। क्या कोई ऐसा अपवाद हो सकता है कि इसको किसी क्षेत्र विशेष में ना लागू किया जाए? और वहाँ पर कुछ हद तक कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल अगर चाहे तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू नहीं करवा सकता। तो ये हमारा आर्टिकल 245 में कहा गया कि संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र। अब इसका ये और बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कानून भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर भी लागू हो जाए? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? नहीं हो जाएगा। मतलब कहना ये चाहते हैं ये हमारा इतना भारतीय राज्य क्षेत्र है, सीमा ये बाकी लक्षद्वीप अंडमान वगैरह ये इतना हमारा भारत का राज्य क्षेत्र है। हमने कोई ऐसा कानून बनाया, वो हम कह रहे भारतीय राज्य क्षेत्र पर लागू होगा, मतलब इतने क्षेत्र पर ही लागू होगा। क्या ऐसा हो सकता है इस सीमा से बाहर भी इस कानून को लागू किया जा सके या नहीं कर सकते? कर सकते हैं कौन सा नहीं, नागरिकता एक अलग चीज है। नागरिकता कैसे मतलब, हाँ वो तो संविधान उसका अलग प्रावधान है कि अगर बिहार देकर दे दिया हमारे दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं होगा, भारतीय राज्य क्षेत्र से लागू हो जाएगा। और बात करते जैसे कि हमारा नहीं सके कानून होता था IPC CRPC जैसा, अब इसकी जगह पे क्या आ गया है?
तो ये हमारे कानून हो गए। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम पहले आईपीसी धारा 302 क्या था, मर्डर मर्डर था मर्डर, ठीक। अब तो एक है कि जो भी बिजनेस में जो भी धारा है, मान लीजिए आईपीसी धारा 302 के तहत किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया, किसी व्यक्ति ने हमें ये लिखना है आर्टिकल मतलब 302 के तहत किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया और क्या पता नहीं, जैसे मान लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति ने अपना मान लीजिए वो बनाया था उसका पासपोर्ट, किसी का पासपोर्ट था और उसमें अमेरिका का वीजा ले रखा, अमेरिका का वीजा ले रखा और कह दिया कि आज कितनी तारीख है, आज 26/8/2025 आज वो अमेरिका जाने वाला है, ठीक है। कितने टाइम मान लिया कि 12 बजे से उसकी अमेरिका के लिए फ्लाइट है, 12 बजे से मान लिया उसका आपको जाइए रहे हैं, अब तो जब कुछ भी करो तो आपको सब लौट के आना है, परमानेंट मतलब बोलने पे समझ नहीं जा रहा है। आज सुबह को जैसे उठा तो जब बहुत दिन से मटर नहीं किया रही कर दे उसके बाद तो चली जाएंगे यहाँ से। इस व्यक्ति ने जैसे ही घर से निकलने वाला था 10 बजे इसने क्या किया, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, बेटा बहुत दिन से 3-5 कर रहे थे, आज तो 6-7 बना ही देते हैं, ठीक है, कर दिया, उसका मर्डर कर दिया और 12 बजे ये व्यक्ति यहाँ से फ्लाइट से चला। उसके बाद उस जिस व्यक्ति का मर्डर किया गया रिपोर्ट वगैरह लिखी गई, आज सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे, उनसे सारी जानकारी निकाली कि कौन था, तो यही पड़ोसी जो अमेरिका भाग गया, यही था। अब तो ये चला गया, नहीं अब तो ये बच गया नहीं बचा, ठीक है, नहीं बचा, इसको अमेरिका से खींच के लेके चले जाएंगे, ठीक है, इसको अमेरिका से खींच के लेके चले जाएंगे। तो भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर भी लागू होंगे अगर उनका संबंध भारत से तब, ठीक है, अगर संबंध भारत से नहीं तब लागू नहीं किया जाएगा। अगर यही पता लगे ये मर्डर अगर पाकिस्तान में जाके करता तब मैं कोई दिक्कत नहीं, तो पाकिस्तान में कोई निपटे, पाकिस्तान से करके अगर अमेरिका भाग जाता तो पाकिस्तान वाले निपटे, तब मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कहां चलती गया है, भारत में चलती गया है, तो इसका संबंध है भारत से, तो ऐसा कानून जिसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट मतलब टेरिटरी सीमा बोलते हैं, यानी कि सीमा से बाहर, हमारी सीमा के बाहर भी ऐसा कानून लागू हो सकता है अगर उसका संबंध भारत से, क्लियर। तो कोई भी कानून संसद के द्वारा बनाया गया जरूरी नहीं वो भारत पर ही लागू हो, भारत से बाहर भी लागू हो सकता है। नरेंद्र मोदी, विजय माल्या सब भागते नहीं भागते, तो भागे उनको लाने की प्रक्रिया चलेगी चले, और यहाँ पे अगर आए गए तो बहुत बढ़िया तरीके से इनको जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया करते हालांकि थोड़ा सा कठिन होता है, प्रक्रिया चल रही है, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो ये क्योंकि ऐसा होता है अंतरराष्ट्रीय कानून में थोड़े से उलझे हुए होते हैं, बहुत होते हैं, हम कितना आसानी से पढ़ लिया कि अमेरिका खींच के लेके जाए, ऐसे नहीं खींच के नहीं ला सकता, ठीक है, यहाँ चलो जरा प्रक्रिया कठिन होती है लेकिन लागू होता है, ठीक है, ये जानते। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 245, यही बात यहाँ पर आर्टिकल 245 से दूसरे अमेरिका का हो क्राइम कहाँ के, भारत में, हाँ अमेरिका अगर भारत में क्राइम करके गया होगा तो बुला लेंगे, और या तो ऐसा हो इसको अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं वहाँ पर मुकदमा चलता है, अगर इसको भारत में भी ला सकते हैं, लेकिन अगर उसने किसी तरीके का ये कर रखा है कि ना भारत में खतरा है ये वो, तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भेज देंगे या अमेरिका के न्यायालय में चला लिया जाए। सामान्यतः अपना नियम होता है जहाँ पर क्राइम हुआ, ठीक है, जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर मुकदमा चलता है, ठीक है। लेकिन कई बार अंतरराष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात आ जाती है, अंतरराष्ट्रीय कानून कई बार आता है सर यहाँ आपसी समझौते से चला लेते हैं, ठीक है, ना आपके चलेगा ना हमारे चलेगा, अंतरराष्ट्रीय जगह किसी और जगह पर उसका मुकदमा चला जाए, ये हो जाती है। वरना जहाँ पर क्राइम का मुकदमा सामान्यतः वही चलता है, तो अगर वहाँ का है और यहाँ पे अगर क्राइम किया तो मुकदमा कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, सामान्य परिस्थिति, ठीक। बाकी अगर कोई आपस में समझौता अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है तो समझौते के अनुसार, ठीक है। इसने मान लिया कई बार आपको देखा होगा कि अगर किसी देश के साथ हमने अपराधियों के डिपोर्टेशन का समझौता कर रखा है तो आराम से ले जाते हैं, अगर उसके साथ हमारा समझौता नहीं है तो फिर क्या होता है, तो फिर उस अपराधी को हमारे लाना बहुत कठिन होता है। जैसे आपने सुना होगा नीरव मोदी वगैरह लोग यहाँ से गए हुए हैं, ठीक है, तो ये लोग ऐसे नहीं जाते कि यहाँ से ये कौन से देश में जाकर छिपेंगे, उस देश में पहुंचेंगे जिस देश के साथ हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं है कि अपराधियों को आप वापिस करें, आप पता लगे मान लिया ये माल्टा चलेगा, ठीक है, भूमध्य सागर में छोटा सा जैसा माल्टा, ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके छोटा सा देश है भूमध्य सागर में माल्टा,
माल्टा के साथ हमारा समझौता नहीं है कि यहाँ पर जो भी आतंक मतलब हमारा अपराधी पहुंचेगा आप उस अपराधी को डिपोर्ट करो, ऐसा कोई समझौता नहीं है। तो ये भाग के कहाँ जाएगा, माल्टा ही पहुंचेंगे, तो सीधी बात माल्टा से वापस लाए ही नहीं सकते। तो ये समझौते भी आते हैं देशों के साथ, ठीक है, इस तरीके। लेकिन जिस देश के साथ समझौता है वहां पर अगर पहुंच गए तो वहां से तो खींच के ले जाएंगे, देश के अभी वो कौन था तहफ्फुज़ राणा जो पाकिस्तान का आतंकवादी था, अमेरिका ने उसको डिपोर्ट किया था नहीं किया था, तो इस तरीके से तो अमेरिका का साथ हमारे साथ समझौता है, बहुत से देशों का समझौता नहीं है, तो वहां से दिक्कत होती है। फिर इस तरीके देखो 245 दूसरे हिस्से में यही बात किस पे लागू होती है, राज्यों पर। राज्यों कहा गया है इसमें कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून उस राज्य के पूरे राज्य क्षेत्र में लागू किया जाएगा। मतलब अगर राज्य ने कोई विधान बनाया है, कोई कानून बनाया है, तो पूरे राज्य में लागू होगा। जैसे मान लीजिए राज्य हमारा जैसे गुजरात, राज्य हमारा हो गया गुजरात। अगर गुजरात के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया तो पूरे गुजरात में इसको लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर ये सब बात बता दूं, अगर किसी राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया तो वो केवल उसी राज्य तक ही सीमित है या उसका प्रभाव दूसरे राज्य पर भी हो सकता है, दूसरे राज्य पर भी हो सकता है। जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वाले हम हैं, आप सभी लोग आपको पता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार है, वहाँ पर बसने का अधिकार है, पता है क्या? तो सीधी से भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी संपत्ति खरीद सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। अब मान लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बना के रखा हुआ है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम जमीन का कॉन्सेप्ट बना दिया, और एक व्यक्ति के पास अधिकतम 10-25 बीघा जमीन होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर ये कानून बना रखा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब बताओ हमने उत्तर प्रदेश में रहते, हमने क्या किया, सारे पैसा तो ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं। मान लिया कि हमारे पास बहुत सा ब्लैक मनी इकट्ठा किया हुआ रखा हुआ है, इसको कहाँ पर खपाएं, तो ऐसे क्या करेंगे हम इसको, उत्तर प्रदेश में 25 बीघा से ज्यादा नहीं कर सकते और पैसा अच्छा पैसा है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में 25 बीघा खरीद रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं खरीद सकते। हमने क्या किया, थोड़ा सा पैसा होता 25 बीघा ये कहाँ खरीद रखी है, उत्तराखंड में खरीद, ठीक। और पता लगे 10-20 बीघा वो कहाँ खरीद रही, तो गुजरात में, ऐसे करके पैसा सब जगह बढ़िया तरीके से लगा के सेटल कर दिया, ठीक। तो ऐसे में बताओ कि हमारा जो कानून उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश की संपत्ति पर लागू होगा या दूसरे पर भी लागू होगा, दूसरे पर भी लागू होगा, ठीक है, दूसरे पर भी लागू होगा। तो कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो सब मिलाकर 25 बीघा संपत्ति लागू की जाएगी। ऐसा कानून लेके आई थी गुजरात सरकार, ठीक है, ये गुजरात सरकार ऐसा कानून लेके आई थी, जमीन की सीमा बनाई थी कि कितनी जमीन रख सकते हैं। बाद में लोगों ने क्या किया, दूसरे राज्यों में जमीन लेना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि ये केवल उस राज्य में लागू नहीं होता है, अगर उसका संबंध उस राज्य से है तो दूसरे राज्य से भी वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो फिलहाल तो ध्यान रखना है कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, लेकिन उसको दूसरे राज्य से भी प्रभावित किया जा सकता है अगर उस राज्य का संबंध उसका उस राज्य से, ठीक है, इस तरीके। तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा और राज्य द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य के राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, आर्टिकल 250। क्लियर है तक की बात है, ठीक, दोनों आर्टिकल ऐसे नोट कर लो, फिर इसके आगे ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 245 वाले देख लो और 245 के दूसरे हिस्से में ये बात लिख लिया। अब इसमें एक पॉइंट आगे अगला पॉइंट देखो, संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर, संसद द्वारा बनाया गया कानून भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर भी लागू किया जा सकता है, भी लागू किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब विशेष परिस्थितियों, ऐसा नहीं कि हर कानून ही लागू होगा, कुछ परिस्थितियां होती हैं तब कानून लागू कर सकते हैं,
परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, और इसको क्या कहते हैं, इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट, ये सब इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट, यानी कि टेरिटरी अपनी सीमा से एक्स्ट्रा मतलब बाहर जाता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट, जब कोई कानून अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर लागू होगा तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के राज्य क्षेत्र, उस राज्य के राज्य क्षेत्र से बाहर भी, उस राज्य के राज्य क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी हो सकता है, प्रभावी हो सकता है यदि दोनों राज्यों में, यदि दोनों राज्यों में ऐसा कोई संबंध, ऐसा कोई संबंध है, ऐसा कोई संबंध है, मतलब समझे कि उस राज्य के कानून का संबंध होना चाहिए, दूसरे राज्य से प्रभावित हो रहा है तो लागू हो जाएगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। ठीक है, ये 245 में बात लिख दी गई। 245 अगला कौन सा है हमारा, 246, और ये आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ पर 248, 246, दूसरा कौन सा 248। देखो 246 की बात करें, यहाँ पर कहा गया है शक्तियों के वितरण की, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, और 248 को कहा गया अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं और ये क्या होता है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियों की बात करें, 3 सूचियां हम लोगों ने देखी है, एक कौन सी होती है, संघ सूची, दूसरी कौन सी होती है, संपत्ति सूची, तीसरी कौन सी होती है, राज्य सूची, यही प्रेफरेंस होती है। सबसे टॉप प्रेफरेंस कौन सी लिस्ट होती है, संघ सूची, दूसरे नंबर पर कौन चलेगी, संपत्ति सूची, तीसरे पर कौन चलती है, राज्य सूची, ऐसे 3 सूचियां हम लोगों ने यहाँ पर हमने लिस्ट दी हुई है, ऐसे करके संघ सूची में लगभग 100 विषय हमारे शामिल किए गए हैं, इसमें भी लगभग 61 विषय हमारे संपत्ति में है, और 57 विषय जो लगभग किसमें रहते हैं, वैसे करके लिस्ट दी हुई है। अगर कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है, एक लिस्ट ऐसे करके दी हुई है, अगर कोई ऐसा विषय जो ना तो संघ सूची में शामिल है, ना संपत्ति सूची में शामिल है, और ना ही राज्य सूची में शामिल है, ऐसे विषय को क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। ठीक है, ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। जैसे मान लिया जब संविधान हमारा लागू हुआ 1950, उस समय में आपको बताया गया था 1950 में संविधान लागू हुआ, क्या उस समय आईटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्या उस समय साइबर क्राइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट, इंटरनेट है या फिर एटीएम कार्ड है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा होगा जब 1950 में संविधान में। या आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि हाँ उस समय जो है हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हुए एटीएम से पैसा निकाल के लेके आते थे, ऐसा तो नहीं होता होगा उसमें, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। तो उस समय का इन लोगों ने भी सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर आराम से फेसबुक चला रहे, अचानक देखा करें हमारी फेसबुक आईडी पे फोटो कहाँ से अपलोड हो गया, ठीक है, ऐसा उसको नहीं सोचा हो गया, मतलब इसको कहते हैं साइबर क्राइम, ऐसा क्या होता है, इसको कहते हैं साइबर क्राइम। तो ये सब विषय इन सूचियों में शामिल नहीं, ठीक है, कोई उस समय सोचा ही नहीं करा, तो ना तो संघ सूची में, ना संपत्ति सूची, ना ही राज्य सूची, ऐसे विषयों को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं, ठीक है, जो किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, उसको क्या कहेंगे, अवशिष्ट विषय कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है संसद के पास। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा साइबर क्राइम, साइबर
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये कौन लेके आया? संसद लेके आई है, क्योंकि ये कैसा है अपशिष्ट विषय में शामिल किया जाता है। ठीक, इस तरीके से संघ सूची की अगर बात करें, संघ सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, संघ सूची में जितने भी विषय है, लगभग 100 विषय है, इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संवर्धित सूची की बात करें, लगभग संवर्धित सूची हमारे 62 के आसपास विषय 62, इसमें अगर बात करें तो संवर्धित सूची में यहाँ पर संसद भी कानून बना सकती है और यहाँ पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, लड़ाई होने को पहले कि हाथापाई हो जाए, तो मतलब यह है कि कोई कानून बनाया गया है, संसद ने भी उसी विषय में कानून बना दिया और राज्य विधानमंडल ने भी उसी विषय में कानून बना दिया, अब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है किसी तरीके का, ऐसे किसका कानून माना जाएगा? संसद का माना जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये हमारा हो जाता है संवर्धित सूची का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तीनों का एक एक एग्जांपल दे सकते हो? संघ सूची का कोई एग्जांपल बता दो, संघ सूची का कोई एग्जांपल बता दो। नागरिकता कानून किसमें हुआ है? संसद में। रेलवे, संचार, विदेश मामले, ये सब किसमें है? संघ सूची के विषय है। ठीक है, संवर्धित सूची का कोई एग्जांपल बता दो। शिक्षा, टैक्स किसका जाएगा? शिक्षा उसमें किसने? संवर्धित सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, चलते नहीं जाते? शिक्षा, राज्य सूची का कोई एग्जांपल बता दो। पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि, ये सब किसमें आ जाएंगे? राज्य सूची के विषय में आ जाएंगे। तो अगर संवर्धित सूची की बात करें, अगर दोनों ने कानून बनाया है उसी तरीके का भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मान लिया जाएगा? संसद का माना जाएगा, राज्य विधानमंडल का कानून हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। संघ सूची पे कानून संसद बनाएगी, संवर्धित सूची पे कानून दोनों बनाएंगे, राज्य सूची पे कानून राज्य का विधानमंडल। ठीक, देखिएगा अब देखो उन्होंने कौन से आर्टिकल दिया? 245 में बताया गया है संसद के राज्य के कानून का विस्तार। ठीक, कहां से कहां तक उसका विस्तार? 245 में शक्तियों की कितनी की 3 सूचियां, 46 शक्तियों की कितनी की 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची। ये सब आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने आर्टिकल आ रहे हैं केंद्र संबंधित के सब आर्टिकल आपको ध्यान रखने, कुछ आर्टिकल तो आपके आ चुके होंगे, वो कैसे आएंगे। 246 में 3 सूचियां दी गई हैं और 248 आपकी अपशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, कि अपशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद का। अपशिष्ट सूची नहीं है, ध्यान रखना है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची है, ऐसी अपशिष्ट सूची नहीं है, क्योंकि सूची तो है ही नहीं। ठीक है, जो कहीं नहीं है वो कहाँ है? अपशिष्ट। ठीक है, इससे कहीं पर भी हम उसको ढूंढे, अगर तीनों में ना मिले तो कहाँ उसको बताएंगे? उसको अपशिष्ट विषय में शामिल कर लेंगे और अपशिष्ट विषय पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, इस तरह ये बात 2 आर्टिकल है, दोनों ध्यान रखिए। अगला कौन सा? 240 और कौन सा? 248। ये दोनों को नोट कर लो, इसको ऐसे कर बता दो, ऐसे कर बता दो, हां ऐसे कर बता दो, 240 ऐसे कर बता दो और यहां पे लिखना कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और यहाँ पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों, और राज्य सूची में केवल और केवल राज्य का विधानमंडल। राज्यों के कानून बनाने पर राज्यों मतलब संसद राज्यों पर हावी हो जाती है, क्योंकि संसद ही राज्य के कानून बनाती है। वो देखो तो आप कॉन्सिक्वेंस दिया होगा, तो पहले देखते हैं केंद्र द्वारा राज्य के कानूनों पर
कानून को कंट्रोल करता है कौन? केंद्र सरकार। यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल ध्यान पर 3 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ये आ जाएगा आर्टिकल 201 पढ़ा है कि इससे ये आपका आर्टिकल आ जाएगा 304, ये आर्टिकल आ जाएगा 307। ठीक है, 3 हमारे आर्टिकल आ जाते हैं 201, 304, 360। 201 पढ़ा है, 201 बता दो क्या? आरक्षित कर देता है किसी राज्य के विधेयक, किसी राज्य विधेयक को किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अब ये बता दो, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कब आरक्षित करेगा? कौन सा ऐसा विधेयक हो सकता है इसको आरक्षित कर सकता है? सब थोड़ी करेगा। और कौन सा ऐसा कानून हो सकता है जिसको राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? इमरजेंसी में तो उनको केंद्र ही पूरी तरीके से कंट्रोल कर देता राज्यपाल। अभी आगे आगे इसके बाद केंद्रीय कानून बनाता है, इमरजेंसी लागू होती है, तब उस सिचुएशन में राज्य कानून बनाना बंद कर देते हैं। कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस वाली सिचुएशन बताओ कि राज्यपाल किसी विधेयक को कब आरक्षित कर देगा राष्ट्रपति के विचार के लिए? देखो, कोई ऐसा अगर विधेयक है जिससे न्यायपालिका की शक्तियां प्रभावित हो रही, ठीक है, हाई कोर्ट की अगर शक्तियां प्रभावित हो तो सुप्रीम कोर्ट के ला ही नहीं सकता। हाई कोर्ट के मामले कोई अगर विधेयक लेके आया उससे हाई कोर्ट की अगर शक्तियां प्रभावित हो, ऐसे विधेयक को राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा। या फिर कोई ऐसा विधेयक जिससे संघीय व्यवस्था प्रभावित हो रही है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह उससे किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही, संघ का हमारा सिस्टम प्रभावित हो रहा हो, ऐसी व्यवस्था को राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा। आर्टिकल कौन सा है? 201। अब किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य की इस विधेयक को कंट्रोल करके रखेगी? देखो, जैसे ही ये विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया, तुरंत यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियां हो जाती हैं समाप्त। ठीक है, राज्यपाल ने तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब ये विधेयक यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राज्य का है, ठीक है, केंद्र की बात नहीं कर रहे, राज्य का विधेयक है, यहाँ से आरक्षित होने के बाद कहाँ पहुंचा है? राष्ट्रपति के पास पहुंचा है। राष्ट्रपति को क्या क्या विकल्प रखते हैं? राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को अनुमति दे दें, अगर अनुमति दे दी तो आराम से वापिस आ जाएगा, राष्ट्रपति लागू कर लो। राज्यपाल को फिर अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे, इसके बाद विधेयक क्या हो जाएगा? हमारा लागू। एक तो विकल्प ही हो गया। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तो पुनर्विचार के वापस करेंगे, कौन सा वीटो हो जाता है? सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसको पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजा जाएगा। राज्य विधानमंडल ने इसको पुनर्विचार कर देगा, फिर से पारित किया। अब क्योंकि राज्यपाल तो कुछ कर ही नहीं सकते, राज्यपाल ने क्या किया? उसको फिर से आरक्षित कर लिया राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा। आप बताओ, पुनर्विचार करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास फिर से जाएगा तो कितने समय में राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देगी? बाध्यकारी नहीं है, तो मतलब कोई समय बाउंडेशन नहीं है, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? ये पुनर्विचार के लिए देखा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति ने क्या किया? ध्यान से सुना, ध्यान से, ठीक है, और ध्यान से सुना, आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो पुनर्विचार के राष्ट्रपति विधेयक राज्य में आया था, राज्यपाल ने क्या किया? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया। राष्ट्रपति ने इस पर अगर अनुमति दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार में विधानमंडल को वापस दे दिया। अब विधानमंडल के पास फंसे गया, जब विधानमंडल के पास फंसे गया, ऐसे विधानमंडल ने उसको पुनर्विचार करके फिर भेजा, पुनर्विचार करके फिर से भेजा। अब राष्ट्रपति के पास गया, अब राष्ट्रपति इस पर क्या क्या कर सकते हैं? अनुमति देनी पड़ेगी, सही है। अनुमति देने की बातें नहीं है, बातें नहीं है। और बताओ, देनी पड़ेगी। और बताओ, बातें नहीं है।
आप तीनों का बात नहीं है, आपको अनुमति देनी पड़ेगी। और उधर विचार कितने मिलते हैं, मतलब बाध्य नहीं है। केंद्र वाले पुनर्विचार के लिए जब केंद्र वाला का विधेयक होता तब उनको अनुमति देनी होती। ठीक है, राज्य वाले विधेयक पर बाध्य नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी बार होता है। आप ध्यान रखना, पिछली बार बताया अगर यही विधेयक केंद्र का होता और तब अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेजते और लोकसभा राज्यसभा फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती तब राष्ट्रपति साइन करने की बात है। लेकिन चूंकि विधेयक किसका है, राज्य का है, और राज्य के विधेयक को कितनी भी बार उठाए कोई बाध्यकारी नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को क्या कर सकते हैं, फिर से वापस कर सकते हैं, और फिर से वापस करके फिर से वापस कर सकते हैं, कितनी बार वापस करेंगे। हाँ, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति सहमति देने के बाद नहीं होते। कंट्रोल हो गया, खारिज भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति सब कर सकते हैं। राज्य को जो शक्ति है देखो, और कौन कौन सी बात, ये तो हमने यहाँ पर नोट किया, और आगे देखो। जैसे मान लिया अनुमति दे दिया, ठीक है, दूसरा विकल्प कौन सा है, उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। तीसरा राष्ट्रपति के पास विकल्प कौन सा होता है, उस विधेयक को खारिज कर देना, तीसरा विकल्प है। और चौथा विकल्प कुछ ना करे, पब्लिक वीटो कर दे, सब विकल्प राष्ट्रपति के पास। बस केंद्र से इस मामले यही विकल्प उसके बाद केंद्र के मामले में भी होते हैं। पर अंतर यह है कि अगर यही विधेयक केंद्र का होता, अगर ये विधेयक केंद्र का होता तो केवल एक बार पुनर्विचार करवाएंगे, अब दोबारा पुनर्विचार करने के बाद आया तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के वापस भेज सकते हैं। ठीक है, ये केंद्र का है। लेकिन राज्य का कितनी भी बार भेजे और चाहे कुछ भी करे, अगर राज्य का राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दोबारा साइन करने के लिए बाध्य नहीं होते। क्लियर है बात, इतनी डाउट तो नहीं किसी को है। राज्य का विधेयक है तो बाध्य नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कंट्रोल हो गया राष्ट्रपति केंद्र का के लिए हो गया, अच्छे तरीके से कंट्रोल हो गया, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया, पालित नहीं होने दे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता कि किसी विधेयक पे अगर केंद्र सरकार के किसी राज्य सरकार के साथ नहीं बन रही है तो राज्य सरकार के किसी विधेयक को कई बार ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल पारित ही ना होते, वही राज्यपाल विवेकाधीन सकती है। ये पूरा विचार करवाना राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति के विचार में आरक्षित करवाना, ठीक है, और राज्यपाल की विवेकाधीन सकती है, तो कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके तो उसको पारित नहीं करने देते। कई बार ऐसा हो सकता है, तमिलनाडु वाले यही तो विवाद है, तमिलनाडु वाला जो विवाद चल रहा था यही तो विवाद है। 2022-23 से बार बार राज्यपाल क्या कर रहे, इसको जो रोक ले रहे थे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित कर लेते। 2022 से चल रहा है, 22-23 तो आ गया 2025, फिर ऐसा कई बार हो सकता है। तो ये केंद्र द्वारा किसी राज्य के विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करना क्या कहलाता है, राज्य के कानून पर नियम करना। क्लियर है बात। अगला हमारा आर्टिकल कौन सा है, 304, इसमें कहा गया है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड यानी एक राज्य से और दूसरे राज्य के बीच अगर कोई व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार को बाधित करने के लिए राज्य अगर ऐसा कोई कानून लाते हैं तो राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा कानून नहीं ला सकते। ठीक है, तो इंटर स्टेट व्यापार को, इंटर स्टेट ट्रेड को प्रभावित करने वाला कानून, प्रभावित करने वाला कानून क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया जाएगा जो इंटर स्टेट ट्रेड को प्रभावित करता है। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच व्यापार हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बिल ले आई थी, बिना उत्तरांचल से उत्तराखंड तक कोई कानून कोई सामान आज से जो है हमारे यहाँ नहीं आया, ऐसा कानून बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। अगर किसी तरीके की कोई फाउंडेशन कुछ भी है पहले राष्ट्रपति से पूछें, और राष्ट्रपति से पूछने के बाद ऐसा कानून लाया जाएगा जो इंटर स्टेट ट्रेड को प्रभावित कर रहा है। इंटर स्टेट ट्रेड के बाद पूछिए कौन से आर्टिकल में, 304 में। आर्टिकल 301 होता है, 301 में क्या, 301 में क्या, 301 में व्यापार से संबंधित है, भारत के राज्य क्षेत्र कहीं पर भी जाकर वो व्यापार कर सकते हैं। तो 301 में है। और इंटर स्टेट अगर ट्रेड पूछा जाए एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार कौन सा रहता है, 304 का। ठीक है, इस तरीके ये हमारा हो रहा है कौन सा 360 आप बना दो 360 में क्या है, वित्तीय आपात का 360 में हमारा वित्तीय आपात का हो जाएगा, वित्तीय
अंतिम बार कब लागू किया गया वित्तीय आपत्ति? है? पाकिस्तान और चीन। तो पाकिस्तान है चीन दोनों साथ एक साथ नहीं हो गया, अलग अलग हुआ है। कौन सा है? बता कौन सा है? मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ था। मनमोहन सिंह के टाइम पे। ये बताओ वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल लागू ही नहीं हुआ है। और वो बात को राष्ट्रीय आपातकाल 352 वो तीन बार लागू हुआ है। वित्तीय आपातकाल तो लागू ही नहीं हुआ। एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। बताया नहीं बताया ना? ये तो बता ही नहीं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थितियां पढ़ रहे थे। वहां पर बताया गया होगा कि वित्तीय आपातकाल एक ऐसा आपातकाल जो आज तक लागू नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के साथ परिस्थितियां बन गई 1991 में मुख्यमंत्री होते तो परिस्थितियां बनी हुई थी, तो आपातकाल लागू नहीं किया गया था, लेकिन एलपीजी सुधार किए गए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सुधार है, वही वाले कौन सुधार होते हैं? ऐसे लिबरलाइजेशन, तीसरे प्राइवेटाइजेशन और चीजें ग्लोबलाइजेशन। ये देखेंगे आपातकाल नहीं, ठीक है? आपातकाल के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी, हमने कुछ सुधार किए थे, आपातकाल लागू नहीं कर पाए, ठीक है? तो वित्तीय आपातकाल आज तक लागू नहीं हुए, ध्यान रखें। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो इसके लिए संविधान में कानूनी परिस्थितियां बनाएंगे कि क्या क्या तब कर सकते हैं। अगर भारत के राज्य क्षेत्र में अगर 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो राज्य के जितने भी धन विधेयक होते हैं, राज्य के जितने भी धन विधेयक होते हैं या बजट भी कह सकते हैं, ये सब किसके मतलब किसके द्वारा? राष्ट्रपति को दिखाने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं पारित किया जाए। तो वित्तीय आपातकाल में क्या करते हैं? खर्चे सीमित करते हैं और धन विधेयक में क्या है? खर्चों की लागत होती है। तो अगर कोई राज्य का धन विधेयक है तो अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा धन विधेयक पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाता है केंद्र के द्वारा राज्य के कानूनों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 304 और अनुच्छेद 360। देखो ध्यान रखो कौन कौन से आर्टिकल आ सकते हैं, ये सभी ध्यान रखना है। 245 और 245 के साथ साथ अगला कौन सा आ गया हमारा? 246, 248 और 201, 304 और 360। देखो हमने विधायी विधायी संबंध है 245 से 255 तक है, लेकिन हम इनके अलावा भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है? इनके अलावा भी मतलब ये नहीं कि हाँ इतने में विधायी संबंध केवल इतने में ही निपट जाएंगे। इनसे अलग पूरे संविधान में जहां जहां केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हो रहे हैं उनको हम लोग शामिल कर रहे हैं। इतने में तो केवल केंद्र राज्य के विधायी संबंध दिए गए हैं, ठीक है? इनके अलावा और कहीं से तो प्रभावित हो सकते हैं, तो जहां जहां से प्रभावित हो रहे हैं वो सब ध्यान रखते हैं। अब ये तीनों पहले नोट कर लो, इसके बाद सारे के सारे आर्टिकल एक बार वो बता दो, तब आगे बढ़े, ठीक है? पहले वाले तीनों एक बार नोट कर लो। 201 लिख लिया, 304 इसे लिख लिया, ठीक है? इसमें सीख ले, ठीक है? और 360 हो गया। ये अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो राज्य का कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पारित किया जाएगा। इसको जानते हैं, बोलो भाई सब बना ये वाला लिख लो, 360 वाला लिख लो कि यदि वित्तीय आपातकाल 360 वाले यदि वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, यदि वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो राज्य का कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, तो राज्य का कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पारित किया जाएगा, ठीक है? आप एक बार टॉपिक बंद करके जरा ये जितने आर्टिकल हमारे यहाँ पे इन सभी आर्टिकल को एक बार बता दो, अभी ये बात करेंगे। अभी ये लगेगा हमारा जब भारत की आर्थिक 60 संकट हो, जैसे मान लिया खर्चे ज्यादा हो गए, तो इतना ज्यादा खर्चा हुआ कि हमें अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हुए, पता लगे कर्मचारियों को सैलरी खर्चे नीति खाली हो गई, ठीक है? हमें विदेशों के साथ आयात निर्यात करने के लिए पैसा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन
फ्यूचर में क्या करेंगे, व्यक्ति आप आपका जब खर्चों में कटौती करेंगे इस तरीके। हाँ जैसे सीधे वैसे अगर वैसी परिस्थिति हमारे खिलाफ हमारे परिस्थिति आई इसी में, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। या फिर पता लगे कर्जा बहुत ज्यादा हो गया और विदेशों जितना ज्यादा कर्जा ले रखा है कि सारा का सारा ब्याज ही चला जाता है, ठीक है। हमारी भारत बहुत बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, विश्व की तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। वो बात बोले कि हम लोगों के पास पर्सनली नहीं आते हैं इसमें, वरना भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि जितने देश को ऐसी मेरे समाज में भारत को पता ही नहीं है। तो देखो इतने हम लोगों ने आर्टिकल देखे, अब एक एक करके सारे आर्टिकल बता दो बिना कॉपी में करते हैं, ठीक कॉपी बंद कर दो पहले, कॉपी बंद करके फटाक से कर देना, बिना कॉपी देखे एक एक करके आर्टिकल से आगे बता दो। 245 में क्या है कानून के क्षेत्रीय विस्तार करके, संसद का कानून कहां तक लागू होगा और राज्य का कहां तक लागू होगा। 246 को बता दो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और सार्वजनिक सूची। 248 में अपशिष्ट विषय में कानून कौन बनाएगा, 201 राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल आरक्षण करेगा राष्ट्रपति के विचार के लिए, ठीक है। राज्य का विधेयक है, उस राज्य के विधेयक को कौन रोक लेगा, राज्यपाल रोक लेगा, लेकिन इस पर डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति डिसीजन लेगा, विधेयक राज्यपाल रोक लेगा, ठीक है। जैसे मान लिया ये विधानसभा बैठी हुई है, अब ये विधान परिषद है, आप लोगों पास क्या राज्यपाल है, मेरे पास आया विधेयक, ठीक है, मेरे पास आया, हमने रोक लिया, हमने रिजेक्ट कर दिया, का डिसीजन कौन लेगा, शुभम सर डिसीजन लेगा, वो राष्ट्रपति लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने रिजर्व किया है, हम उस पर विचार करेंगे वो, ठीक है। तो रिजर्व कौन करेंगे, रिजर्व राज्यपाल करेंगे। आर्टिकल 201 के तहत 304 में बता दो इंटरस्टेट अंतरराज्यीय व्यापार कौन से हो जाएगा, 304 से 360 में वित्तीय आपात हो जाएगा। वित्तीय आपात का 3 तरीके के बताए, 360, 352, 356, ठीक। तीनों में हमारे संबंध प्रभावित होंगे, 360 वाला अपने यहाँ पे देखेंगे, ठीक। अब आगे ये हमारे हो गए जब केंद्र जो है राज्यों के कानून को कंट्रोल करे, ठीक है। ये व्यवस्था में यहाँ पर देखें, अब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जब केंद्र द्वारा राज्य के लिए कानून बनाया जाए, केंद्र द्वारा राज्यों पर आगे केंद्र थोड़ा सा प्रभावशाली स्थिति में है, अब केंद्र राज्यों पर आगे हो जाए तब क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, कैसे कैसे करने क्या किया जाए। इसका एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 249 बता दो क्या है। राज्य सूची ये 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा बहुमत कितना चाहिए होता है, सब बातें पूरी आपको दो तिहाई ये जो पॉइंट जानेगा कौन कौन सी चीजें कहां पर आगे, यदि राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके अगर राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्वेश्चन ऐसे करके दे सकता है कि यदि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को मिल जाता है। गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया तो राज्यसभा कानून नहीं बना सकती, राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी, बस अथॉरिटी दे देगी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा अथॉरिटी दे देगी कि अब राज्य सूची के इस विषय पर कानून कौन बनाए, संसद, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है, राज्यसभा ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नहीं अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, सही है कि गलत है? गलत है, गलत है, एकदम गलत है। अगर 312 के राज्यसभा गठन नहीं करती है, राज्यसभा ऐसा अधिकार देती है किसको? संसद को। तो ऐसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगा? संसद करेगी। ऐसी यहाँ पर राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। बस अथॉरिटी दी जाएगी किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। अगर इतने बहुमत से कोई प्रस्ताव ऐसा राज्यसभा पारित करती है, ठीक है। ये आप देखो, जब संसद को ऐसा अधिकार मिल गया, अब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के किसी विषय पर। बस परमानेंट मिल गया या कोई एक लिमिट होती है? होती कितनी? कोई तो एक लिमिट होगी या बस आपको राज्य सूची का ये विषय गया? बताओ, नहीं पता। और बताओ, विकल्प दे? 3 साल का विकल्प दे बोले? 6 माह, 1 साल, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1 साल, 6 माह, 6 माह, ये 1 साल किसका? आपका 1 साल। और बताओ, आपका 1 साल और किसी का 1 साल। 6 माह किसका? आपका 6 माह, 6 माह, 6 माह, 6 माह, 6 माह। और बताओ 3 साल वाला किसका था? आपका 3 साल था ना? आपका 3 साल और किसी का 3 साल और किसी का नहीं। ऐसा कानून बनाने का अगर 1 साल, ठीक है, लगा ऐसा कानून बनाने का अगर 1 साल लगता है, 1 साल तक संसद ऐसा कानून बना सकती है। अगर 1 साल का समय निकल गया तो ये कानून बनाने की शक्ति जो गई समाप्त। अब कानून बनाने की शक्ति को दोबारा देनी है तो राज्यसभा फिर से प्रस्ताव पारित करे। ये तो हमारा कानून बनाने की शक्ति इस तरीके से हो जाता है। राज्य कानून बन गए राज्य सूची के। अगर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार परमानेंट दिया जाए तो क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन करके राज्य सूची के उस विषय को क्या कर देंगे? संशोधित कर देंगे। आराम से संसद को हमारा एक कानून बनाकर परमानेंट। लेकिन अब राज्य का उस कानून पर किसी तरीके से अधिकार नहीं है, मतलब राज्य उस पर कानून बना ही नहीं सकते हैं अगर संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया जाए। वरना ऐसी वाली सिचुएशन देंगे तो 1 साल तक ऐसा कानून बनाने का अधिकार किसको दिया जाता है? संसद को दिया जाता है। आर्टिकल 249 इसको डिटेल में थोड़ा सा पहले केंद्र द्वारा राज्यों पर हावी हो, केंद्र द्वारा राज्यों पर हावी हो। इसलिए वो पहला पॉइंट अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान प्रेजेंट एंड वोटिंग, यदि राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग या उपस्थित एवं मतदान के प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत से, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कोई प्रस्ताव पारित कर दे और राज्य सूची के किसी विषय को, और राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का, राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का
घोषित कर दे, घोषित कर दे तो राज्य सूची के, तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून, तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। अगला पॉइंट, ऐसा अधिकार, ऐसा अधिकार 1 साल तक, ऐसा अधिकार 1 साल तक प्रभावी रहता है, ऐसा अधिकार 1 साल तक प्रभावी रहता है। ठीक है, मतलब 1 साल तक ऐसा अधिकार दे देंगे, 1 साल के अंदर अगर संसद ने कानून बना दिया तो ठीक, नहीं बनाया तो ऐसा प्रस्ताव हो जाएगा साफ। ये 249 की करने को केंद्र राज्य पर हावी हो गया। इस तरीके से इसी के साथ साथ एक और आ जाता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ये है पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध हुआ था, लागू किया गया, 3 लागू किए गए थे, ये वाला है आर्टिकल 352। डिटेल में आएगा, जो आपातकाल वाला चैप्टर देखेंगे वहां पर देखेंगे। अभी से जितना देखो, अगर 352 के तहत किसी भी क्षेत्र, पूरे भारत में लागू कर सकते हैं तो भारत के किसी छोटे से हिस्से में लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया पूरे भारत में लागू, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे से हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो संसद है, संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के, राज्य सूची के सभी विषयों पर, सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। मतलब अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, ऐसी स्थिति में राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। संसद ऐसा कोई भी कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल उस सब विधान अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राज्य विधानमंडल का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसी परिस्थिति में जो राज्य विधानमंडल होते हैं इनका अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल का जो फिल्टर नहीं किया जाए विधानसभा वगैरह का, वो आराम से बने रहेंगे, लेकिन उनकी कानून बनाने की शक्ति किसके पास पहुंच जाती है, संसद के पास पहुंच जाती है। और संसद ऐसे सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो केंद्र हावी हो गया राज्य पर, अभी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी या यूनिटरी हो गई, यूनिटरी हो गई। ठीक है, इसीलिए भारत को क्या कहते हैं, फेडरल नहीं कहते, भारत को क्वासी फेडरल कहते हैं, क्योंकि यहाँ राज्य का अस्तित्व है और राज्य का अस्तित्व होते हुए भी उसके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति को हम लोग कह देते हैं यूनिटरी, और कुछ परिस्थिति में क्या रहता है, फेडरल रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल। एक पॉइंट और उसका तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो राज्य सूची के, तो राज्य सूची के सभी विषयों पर, तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है।
संसद को भी जाती है। तो आर्टिकल है और देखते हैं ये कौन सा है 252, अगला कौन सा है 253। इतने याद हो जाएगा ना, ज्यादा नहीं हो रहा है, इतने तो करने पड़ेंगे, ज्यादा हो जाए सब करने पड़ेंगे, इतने तो करने पड़ेंगे, चाहे हंस के कर जाए बोल के करो, इतने तो करने। अगला आर्टिकल कौन सा है 252 और उसके कौन सा है 253। तो यहाँ इसके बाद में अभी दो ये पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 252 की अगर बात करें 252 में क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित काम है। 253 में अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित काम, ये देखिए। और 252 में देखो क्या कहा गया, 252 में कहा गया है यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करें, केंद्र से अनुरोध करें, अनुरोध कैसे करेंगे, तो ऐसे कि जरा बस हम जब बनाते हैं ऐसे प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव लेके हमें ऐसे थोड़ी बस चलेंगे केंद्र सरकार जरा ये कानून बना दो, ऐसे नहीं करेंगे, प्रस्ताव लेके आए। ठीक, यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से ये अनुरोध करें कि उनके लिए कोई कानून बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो क्या मतलब होता है इसका, जैसे मान लिया दो राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मतलब उत्तराखंड, हमारे तीसरा आएगा अपना पड़ोसी बिहार, हमारे तीन राज्यों में ले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। ये तीन राज्यों ने आपस में डिस्कस किया कि हमारे जो राज्य सूची के विषय है ऐसा करते हैं, इन दोनों ने आपस में डिस्कस करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप एक ऐसा कानून बना दो हमारे राज्य सूची के किसी विषय पर जो हम तीनों हम उसको आपस में लागू कर देंगे। तो अगर ये लोग ऐसा अनुरोध करते हैं तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना रहे हैं, यहाँ पर भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना रहे हैं। अंतर ये होता है कि राज्य सूची का ये वाला कानून पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू हो जाएगा, लेकिन ये वाला कानून केवल और केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने ऐसा निवेदन किया। ठीक है, कानून बन जाएगा बाकायदा कानून बन जाएगा, लेकिन ये कानून केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जिनने अनुरोध किया था उन्हीं राज्यों में लागू होगा, किसी अन्य राज्य में ऐसा कानून लागू नहीं होगा। अब ये जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया, इस कानून का अगली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे कानून को संशोधित करने का अधिकार, ऐसे कानून को खारिज करने का अधिकार ये किसके पास होते हैं, संसद के पास। ठीक है, राज्य में लागू जरूर हो रहा है ऐसा कानून, लेकिन राज्य सरकार ऐसे कानून को ना तो संशोधित कर सकती है ना तो खारिज कर सकती है। ऐसे कानून को संशोधित और खारिज करने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। पहला पॉइंट। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कानून कोई अन्य राज्य अपने राज्य में लागू करना चाहे, और जिन्होंने आपने कहा था उनके लिए कानून लागू कर दिया, हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तीन राज्यों के कहने पर ऐसा कानून लागू कर दिया। अब राजस्थान को लग रहा है कानून सही है, हम भी अपने लागू कर देते, ऐसे लागू कर सकते क्या, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा अगर कोई राज्य चाहे तो उस राज्य के विधानमंडल में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर राज्य का विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस राज्य में भी ऐसे कानून का विस्तार किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है वो राज्य उस कानून को संशोधित या खारिज नहीं कर सकते। ये अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। आर्टिकल 252 क्लियर है, मतलब 252 में कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करें तो केंद्र क्या करेगा, राज्य सूची के किसी विषय पर उन विशेष राज्यों के लिए कानून बना सकता है। ऐसा कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा। अगर कोई और राज्य उसको लागू करना चाहे अपने राज्य में तो ऐसे में कानून बन जाने के बाद भी वो विधानमंडल का प्रस्ताव ला सकता है, बाद में प्रस्ताव लेके उस कानून का विस्तार उस राज्य में कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कानून को संशोधित करने या खारिज करने का अधिकार इन राज्यों के पास नहीं है जहाँ पर ये लागू है। ऐसे कानून को संशोधित और खारिज करने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। क्लियर, 252 में सही करके लिख लो, 252 इसमें लिख लो। यदि दो या दो से अधिक राज्य, यदि दो या दो से अधिक राज्य
केंद्र से अनुरोध करे, यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करे तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून उन संबंधित राज्यों के लिए, उन संबंधित राज्यों के लिए बना सकती है, बना सकती है। अगला पॉइंट, ऐसा कानून, ऐसे कानून को संशोधित या खारिज करने का अधिकार, ऐसे कानून को संशोधित या खारिज करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है, केवल संसद के पास होता है, केवल संसद के पास होता है। अगला पॉइंट, यदि कोई अन्य राज्य का विधानमंडल, यदि कोई अन्य राज्य का विधानमंडल उसे अपने राज्य में लागू करना चाहे, उसे अपने राज्य में लागू करना चाहे तो उस राज्य विधानमंडल को, एक प्रस्ताव पारित करना होगा, एक प्रस्ताव पारित करना होगा। एक प्रस्ताव आएगा उसमें लिखा होगा कि संसद का ऐसा कानून है, राज्य सूची का है, हम भी अपने राज्य में विस्तारित करना चाहते हैं, तो सीधी बात है, राज्य विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस कानून को उस अन्य राज्य पर भी लागू कर सकते हैं। इतने हमारे आर्टिकल हो गए हैं, कुछ अभी और बाकी हैं, इनको हम लोग कल करेंगे। इतने आर्टिकल पढ़ के आओ, कितने हो गए, इतने पढ़ के आओ, कल इनको एक बार सुन लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आज आप लोगों के जितने जो क्वेश्चन थे ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, वो चेक तो हो गए हैं, ध्यान नहीं रहेगा, कल याद रहेगा, ठीक है। ये बात नहीं घर से